हेलो फ्रेंड्स, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट होने के साथ साथ एक बॉटनिस्ट भी हूँ, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट से पहले मैंने अपनी बेसिक बॉटनी कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, तो इस वीडियो का बनाने का मेरा मकसद है कि हमारा विश्वास जो इंडियन मेडिसिन ऑफ सिस्टम है उसके प्रति भी हमारा विश्वास होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो हमारी स्कूलिंग हुई है वो वेस्टर्न के अकॉर्डिंग हुई है, तो आज जो हमारा इंडियन मेडिसिन ऑफ सिस्टम बोलता है हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा इंडियन मेडिसिन सिस्टम प्लांट बेस्ड है। ठीक है, तो हम बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते कि इंडियन मेडिसिन सिस्टम कोई बीमारी ठीक कर सकता है। ठीक है, तो आज आपको मैं बताऊंगा एज अ बॉटनिस्ट, क्योंकि हमारे बॉटनी में एक सब्जेक्ट होता था मेडिसिनल बॉटनी, उसमें हमें बताया जाता था कि प्लांट्स में डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डिफरेंट डिसीजेस को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं, और उनका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म होता है और वो रिसर्च पेपर में पब्लिश्ड भी है। ठीक है, ये हमारा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम इंडियन मेडिसिन सिस्टम की बातों पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो 5000 ईयर अगो लिखी गई बातें हैं। उस टाइम भी उन्होंने इतनी हाई लेवल की बातें लिख दी। उस टाइम कोई माइक्रोस्कोप नहीं होता था, कोई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं होता था, कोई ट्रांसमिशन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्रेजेंट नहीं थे। उस टाइम भी जब वो इतनी बड़ी बातें लिख सकते हैं, यदि आप मान के चलो उस टाइम यदि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह होते तो वो क्या क्या नहीं कर सकते थे। आज हम देखें तो हम सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए वेस्टर्न मेडिसिन की तरफ देखते हैं। ठीक है, लेकिन हम अपना इंडियन सिस्टम को बिल्कुल नकार देते हैं। ठीक है, इसका दोष सरकार का नहीं है, हमारा भी है। ठीक है, हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है अपने इंडियन मेडिसिन सिस्टम में, वो प्लांट बेस्ड है। क्योंकि हमें लगता है कि जब तक डॉक्टर्स टैबलेट लिख के नहीं देगा, जब तक वो कोई कंपाउंड लिख कर नहीं देगा, जब तक वो मेडिसिन नहीं है। ठीक है, यदि मैं कोई प्लांट से कोई केमिकल निकाल के आपको दे दूं या उसकी मेडिसिन ड्रग बना दूं और उसको बेचूं तो आप आसानी से ले लोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको लिखता हूं RX अनियन, आपको अनियन खाना है, आप कहोगे अनियन कोई मेडिसिन थोड़ना है। यदि मैं लिखता हूं RX हेमफिरोल, ठीक है, तो आप कहोगे तो कोई मेडिसिन हो सकती है, लेकिन ये जो मैंने नाम लिखा है ना, ये कैम्फिरोल, ये आपके अनियन में होता है। जो सेकंड वाला मैंने लिखा है क्यूरसेटिन, ये खुद अनियन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा अनियन में दो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एंटी वायरल है, तो उसका हम मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म जानेंगे और इससे हमारा विश्वास अपनी इंडियन मेडिसिन सिस्टम की तरफ भी बढ़ेगा। हम स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजी, लेकिन इंडियन मेडिसिन की हेल्प से हम रिवर्स फार्माकोलॉजी में जा सकते हैं। रिवर्स फार्माकोलॉजी का मतलब होता है कि हमें उस प्लांट का एक्शन पता है, लेकिन हमें मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म नहीं पता। हम विद द हेल्प ऑफ आवर इंडियन मेडिसिन सिस्टम हम रिवर्स फार्माकोलॉजी में जा सकते हैं। और रिवर्स फार्माकोलॉजी के जैसे आपको मैंने मतलब बता दिया, हमें उस ड्रग का, हमें उस प्लांट का एक्शन पता है कि ये जो प्लांट है, इसके रूट्स या उसके फ्लावर, उसके लीव्स इस डिसीज में यूज होते हैं, तो हम उस फ्लावर का एक्सट्रैक्ट लेके उसके मॉलिक्यूल्स आइसोलेट करके हम रिसर्च कर सकते हैं, उसका कंप्लीट मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म बना सकते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे जो हम ड्रग्स लिखते हैं, जो वेस्टर्न मेडिसिन के ड्रग लिखते हैं, वो सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं, लेकिन जो प्लांट्स में मिलते हैं वो नेचुरल मॉलिक्यूल्स हैं या नेचुरल केमिकल्स हैं तो दोनों के दोनों केमिकल्स ही, चाहे वहां पे सिंथेटिक केमिकल्स हो चाहे आपके नेचुरल केमिकल्स हो, बिकॉज विदाउट केमिकल्स तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ऐसा तो है नहीं कि वेस्टर्न मेडिसिन के लिए बॉडी अलग है और इंडियन मेडिसिन के लिए बॉडी अलग है। इंडियन मेडिसिन सिस्टम के जो थ्योरीज है या वेस्टर्न मेडिसिन की थ्योरीज है, वो दोनों की दोनों थ्योरीज हमारी सेम बॉडी पे एक्ट करती हैं। इसलिए जान लेना कि उनकी जो थ्योरीज हमारी बॉडी में वर्क नहीं करेंगी, सिर्फ वेस्टर्न वाले की करेगी, ये भी गलत है। ठीक है, तो आइए आज आपको बताता हूं कि अनियन में दो ऐसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल जो एंटी वायरल है
उनका मैकेनिज्म जानते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि जो एंटीवायरल ड्रग होता है वो क्या क्या कर सकता है। ठीक है, जो एंटीवायरल ड्रग होता है, सबसे पहले अटैचमेंट। एंटीवायरल ड्रग एक पर्टिकुलर वायरस को हमारे बॉडी जो एपिथेलियम सेल्स होते हैं उससे अटैच होने से रोक सकता है, फर्स्ट। नंबर 2, अनकोटिंग, जो एनवलप होता है उसको हटा सकता है, जो वायरस का एनवलप होता है उसको हटा सकता है, उससे हमारा इम्यून सिस्टम उस वायरस को खत्म कर देगा। नंबर थर्ड सॉरी, ट्रांसलेशन। आपने देखा होगा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए बनना, ट्रांसलेशन का मतलब होता है आरएनए से प्रोटीन्स का बनना। तो उस प्रोसेस को इनिबिट कर सकता है। उसके बाद आता है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब होता है जब वायरस अपनी वायरस रेप्लिकेट डुप्लीकेट करता है, मतलब एक वायरस से 2 बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, उसको कहते हैं रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन। उस प्रोसेस को रोक सकता है। लास्ट वन इज रिलीज। यदि वायरस बन भी गए उस पर्टिकुलर एरिया में तो उनको रिलीज करने से रोक सकता है। ये एंटीवायरल ड्रग्स का एक्शन होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो आपका अनियन है, साइंटिफिक नाम अनियन का होता है एलियम सेपा। उसमें आपके 2 कंपाउंड जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वैसे तो डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, लेकिन जो 2 मोस्ट इंपोर्टेंट केमिकल मैंने लिखे हैं वो लिखा है एम्फिरोल एंड क्यूरसेटिन। ये क्या करते हैं? ब्लॉक्स द अटैचमेंट ऑफ वायरस विद द ह्यूमन सेल्स। ये उन वायरस को ह्यूमन सेल्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये वायरस को ह्यूमन सेल से अटैच नहीं होने देते बिल्कुल भी। ठीक है, तो अब देखोगे ये जो मैंने लिखा है क्यूरसेटिन, ये आपका एक एंटी रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल भी है, मतलब रेप्लिकेशन भी नहीं होने देता, और नंबर 2 अटैचमेंट भी नहीं होने देता। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है, जो यहाँ पे मैंने एक वायरस लिखा है, उसका नाम है इन्फ्लुएंजा वायरस, जो आपका कॉमन कोल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस वायरस में 2 इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं जो वायरस की मदद करते हैं हमारे सेल्स के साथ बाइंड होने में। ठीक है, तो ये जो दो प्रोटीन्स हैं, उन प्रोटीन्स का नाम है हीमोग्लोबिन एंड न्यूरामाइलिडेज। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? इन दोनों प्रोटीन की हेल्प से ये हमारे ह्यूमन सेल के साथ अटैच हो जाते हैं। अटैच होने के बाद जो वायरस है अपना आरएनए मॉलिक्यूल को हमारे सेल के अंदर रिलीज कर देता है। रिलीज करने के बाद जो वायरस, जो आरएनए यहाँ पर था, वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर जाके हमारी जीनोमिक मशीनरी को हाईजैक कर लेता है और वहां पर मल्टीप्लाई करता है। फिर एक वायरस से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 वायरस बन जाते हैं, इससे भी ज्यादा बन जाते हैं, और हम बीमार हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका क्यूरसेटिन क्या करता है? एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो प्याज में मिलता है या आपका अनियन में मिलता है। ये इन दोनों ये जो प्रोटीन्स हैं इनको इनहिबिट कर देता है। ठीक है, जब ये दोनों प्रोटीन्स खत्म हो जाएंगे या इनका जो एक्शन है, दैट इज बाइंडिंग एक्शन जो है, उसको खत्म कर देता है। जब ये दोनों के दोनों प्रोटीन्स खत्म हो जाएंगे तो जो वायरस है वो हमारे ह्यूमन सेल्स के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। एंटर क्या, उसकी अटैचमेंट ही नहीं हो पाएगी। तो ये ब्लॉकर हो गया। ये क्या हो गया? क्यूरसेटिन क्या है? ये आपका HA इनहिबिटर है या न्यूरोमाइलिडेज इनहिबिटर्स हो गए। हम ऐसी तो बात करते हैं अपने, जब फार्मा की बात करते हैं, ये ड्रग इसको इनहिबिट कर दिया है, ये पर्टिकुलर प्रोटीन को इनहिबिट करती है, पर्टिकुलर एंजाइम को इनहिबिट करती है। तो क्यूरसेटिन भी आपका हीमोग्लोबिन इनहिबिटर है और न्यूरोमाइलिडेज इनहिबिटर है। ये इन दोनों प्रोटीन्स को इनहिबिट कर देती है, और जैसे इनहिबिट होते हैं ये जो वायरस है ये हमारे सेल के साथ अटैच नहीं हो पाता। जब अटैच नहीं होगा तो बाकी के प्रोसेस तो हो नहीं सकते, मतलब ये अटैचमेंट नहीं होने देता। इसके साथ साथ ये जो मॉलिक्यूल है जो प्याज में मिलता है, इनहिबिट द असेंबली ऑफ न्यू प्रोजेनी। ये आपने देखा होगा जब
वायरस की न्यू प्रोजेनिस बनती है तो उनको वो असेंबल रहती है, एक साथ रहती है, तो उनको भी दूर दूर कर देता है। इससे उनकी जो पावर है वो डिक्रीज हो जाती है। साथ साथ में ये जो आपका मॉलिक्यूल है इट हेल्प्स इन जिंक अपटेक। ये जो जितना ज्यादा जिंक होगा उतना ही ज्यादा चांसेस होंगे कि आपका जो वायरस है वो रेप्लिकेट नहीं करेगा, क्योंकि जिंक एक्ट एज अ आरएनए पोल इनहिबिटर। ये एक ऐसा एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज जो आरएनए को डीएनए में चेंज करता है, फिर डीएनए से उनकी क्या बन जाती है, प्रोजेनी। तो जब आरएनए डीएनए में चेंज करता है तो उसके लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो हमारे जो ब्लड में जिंक होता है, तो जिंक यदि उस पर्टिकुलर सेल्स में आ जाएगा, उस जिंक की हेल्प से ये जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है ये इनहिबिट हो जाएगा। जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो आपका जो आरएनए है, जो वायरस का आरएनए सॉरी, वो डीएनए में चेंज नहीं होगा और न्यू प्रोजेनी नहीं बनेगी। तो आपने देखा जो आप प्याज खाते हो यदि उसका मोलिकुलर अभी तो मैंने सिर्फ आपको एक मोलिक्यूल का मोलिकुलर मैकेनिज्म बताया, ऐसे ही हंड्रेड्स ऑफ मोलिक्यूल्स हमारे अनियन में मिलते हैं। अनियन क्या, अब जो भी चीज खाते हो उसमें मोलिक्यूल्स ही भरे पड़े हैं। जब हम इंडियन मेडिसिन सिस्टम की बात करें वो डायरेक्ट बोलते हैं कि ये मेडिसिन इसके काम आती है, लेकिन मोलिकुलर मैकेनिज्म पता नहीं होता है। ठीक है, इतनी सारी मेडिसिन है उनकी भी कि मोलिकुलर मैकेनिज्म उस दौर में पता करना बड़ा मुश्किल था। ठीक है, उन्होंने एक्शन बता दिए, उनके फंक्शन बता दिए, यह बहुत बड़ी बात है। इससे हम रिवर्स फार्माकोलॉजी में जा सकते हैं। ठीक है, जो हमारी साइंटिफिक रिसर्च टीम्स होती है, जो मैंने डाटा लिया, ये भी मैंने रिसर्च पेपर से लिया है। ठीक है, बिकॉज जब हम बॉटनी के स्टूडेंट थे तो हमने देखा कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल जब हम खाएंगे तो वो मॉलिक्यूल सेलुलर लेवल पे अटैक करेंगे ना। ठीक है, तो इसलिए अपनी इंडियन मेडिसिन पे भी हमें विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ब्लाइंडली सिर्फ वेस्ट की तरफ देखें, हमें इंडियन मेडिसिन की तरफ भी देखना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो बस आपको ये बताने के लिए थी कि हमें इंडियन मेडिसिन सिस्टम को भी अपनाना चाहिए, साथ साथ में मॉडर्न मेडिसिन को भी, दैट इज इंटीग्रेट अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद भी मैं डिफरेंट मॉलिक्यूल जो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं उनका मोलिकुलर मैकेनिज्म आपको टाइम टू टाइम बताता रहूंगा। थैंक यू।